अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं सच डिजिटल। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे खासकर इस वक्त तक क्या नाकामी हुई इसराइल को और क्या शिकस्त उन्होंने खाई, क्या नेतन्याहू का मुस्तकबिल रोशन है, उस पर भी बात करेंगे। दीगर बहुत सारी खबरें हैं, वो भी बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे आलमी फौजदारी अदालत में तालिबान सुप्रीम लीडर और चीफ जस्टिस के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बैन-अक़वामी फौजदारी अदालत के चीफ प्रोसिक्यूटर करीम खान ने अदालत को दरख्वास्त दी कि जिसमें तालिबान हुकूमत के सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अख़वानज़ादा और अमारात इस्लामी अफ़गानिस्तान के चीफ जस्टिस अब्दुल हकीम हक़ानी के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में कहा गया कि अफ़गान सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अख़वानज़ादा और चीफ जस्टिस अब्दुल हकीम हक़ानी अफ़गान शहरों के खिलाफ सनफी बुनियाद पर जुराइम के ज़िम्मेदार हैं और यकीन करने के माकूल वजूहात मौजूद हैं। नीदरलैंड में वाक़ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC के पास अपने तौर पर किसी को गिरफ्तार करने का अख्तियार नहीं है, लेकिन अपने वारंट पर अमल दरामद के लिए 150 रुकनी ममालिक पर इंसार करती है। आलमी फौजदारी अदालत ने जिन अफराद के वारंट गिरफ्तारी जारी किए वो लोग ICC के किसी रुकन ममालिक का दौरा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ICC के रुकन ममालिक इस शख्स को गिरफ्तार करने के पाबंद होते जिसके खिलाफ वारंट। आपको याद होगा नेतन्याहू के भी वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे और अभी तक वो किसी मुल्क का दौरा नहीं कर पाए, क्योंकि आपको पता है कि उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन बहरहाल वो एक अलग, क्योंकि वो ताकतवर मुल्कों का दोस्त है तो इसीलिए। लेकिन बहरहाल अफगानिस्तान की हवाले से खबरें मैंने कहीं शामिल कर लेते हैं। आपको बताते चले कि ये जो इसराइली हुक्काम का इस्तीफ़ा यानी फ़ौज का जो इस्तीफ़ा, ये बहुत बड़ी शिकस्त है। ये किसने ये बात की है? ये बात की है इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर IRGC के चीफ कमांडर ने, यानी ये जिक्र किया। मेजर जनरल हुसैन सलामी ने कहा कि अगर गज़ा को शिकस्त हुई तो इस्लाम के लिए एक बहुत सेटबैक होता, मगर गज़ा की फतह इस्लाम की कामयाबी की अलामत है। उन्होंने कहा, हम दुश्मन के सामने कभी पीछे नहीं हटे और ना हमने किसी मौके पर नाकामी का सामना नहीं किया। हम दुश्मन के इक़्तिसादी मुआसरे से परेशान नहीं और ना ही उसकी फ़ौज की धमकी या डरावने इक़दामात से खौफज़दा हैं। सलामी ने मज़ीद कहा कि हालिया वाक़यात इस उसूल की तायद करते हैं कि अच्छाई बुराई पर गालिब आती है। गज़ा में फ़लस्तीनी मज़ामत की ताकत बशमूल हमास और फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद PIJ की तहरीक के हवाले से मेजर जनरल सलामी ने कहा कि गज़ा के मैदान जंग में वो लोग कामयाब हुए जो मजबूत हौसले के साथ डटे रहे। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए इसमें वाज़ेह शिकस्त हो चुकी है, क्योंकि मैंने आपके सामने जो खबर रखी थी, और मैंने खबर ये रखी थी कि भाई साहब, मैं आर्मी चीफ, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, बड़े बड़े ओहदों पर विराजमान लोग जब एक साथ इस्तीफा दें तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि भाई साहब शिकस्त हुई नहीं है, बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई है। और शिकस्त को अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर ले, लेकिन मीडिया, जो इसराइली मीडिया, वो ये बात वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि भाई साहब आपने शिकस्त खाई है। आपके लोग, आपने क्या वादे किए थे कि हम 23 अक्टूबर के बाद ऐसा, यानी 7 अक्टूबर के बाद हमें ऐसा सबक हमास को सिखाएंगे कि हमास को हम मलियामेट कर देंगे। क्या किया? 70% यानी 50% सुरंगें जो हैं वो अभी भी बरकरार हैं। आपने देखा जो विजुअल आपके सामने आए तो हमास के जो मुजाहिदीन थे उन सुरंगों से बाहर निकले। तो फिर उसके बाद आप मामलात को अंदाज़ा ले सकते हैं। फिर आपने कहा था कि हम यरगमाल यानी कैदियों को बड़े आसानी से निकाल देंगे। क्या हुआ? वहाँ पर भी आपको डील करनी पड़ी, वहाँ पे भी आपको मिन्नते तरने करने पड़े। हिजबुल्लाह के साथ 3-4 दफ़ा बड़ी बड़ी वार्निंग दे के फिर जब आपने फ़ौज वहाँ पर कूदी आपकी फ़ौज, तो कितनी लाशें दिन को आपने उठानी पड़ी? 10 से 20 लाशें इसराइली फ़ौज उठाती रही। तो उसका नुकसान जो है वो वाज़ेह हो गया था कि भाई सब शिकस्त अब सामने हो चुकी है। और फिर मेरे ख्याल में कुछ ममालिक, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक शामिल थे, उन्होंने दबाव डाला दोनों ममालिक पे कि भाई साहब अब डील करो वरना आपकी फ़ौज तबाह हो सकती है। और हिजबुल्लाह की प्लानिंग बड़ी मज़े की होती थी। इनको अंदर आने देते थे और जैसे ही अंदर आते पूरे जाल इनके बीच में बिछाया होता और इनको मार गिरा के पीछे फेंक देते थे। तो ये इससे वाज़ेह अंदाज़ होता है कि भाई साहब क्या था। अब दूसरी जानब एक और ख़बर आई जो बड़ी इम्पोर्टेंट है, मैं रख लेता हूँ आपके सामने, कि मुख्तलिफ अखबारात, मुख्तलिफ पोल से ये बात आई है सामने कि भाई साहब इस वक्त जो है अगर नेतन्याहू मैदान में इंतखाबात में उतरते हैं और उसके मुखालिफ पार्टी मैदान में उतरती है तो शिकस्त वाज़ेह है नेतन्याहू की। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि भाई साहब ये जंग को तूल देने का मकसद पूरी हो गई।
इस जंग को तूल देने का मकसद सिर्फ एक ही था कि भाई नेतन्याहू अपने करप्शन के केसेस को ख़त्म करे। नेतन्याहू जो है अपने यानी पार्टी की जो मकबूलियत है वो ग्राफ जो गिरा उसको बरकरार रखे। नेतन्याहू कुछ चीज़ें और भी करना चाहता था, उन सब चीज़ों में वो नाकाम हो चुका है। अवामी मकबूलियत वो खो चुका है, यरगमाली के हवाले से वो बहुत बुरी तरह फ्लॉप हो चुका है। तो इस सारी सिचुएशन में अवाम में कबूलियत और मकबूलियत ख़त्म हो गई है। तो नेतन्याहू अगर मैदान में उतरते हैं तो यकीनन उनको बहुत बड़ी शिकस्त हो सकती है। मैं नहीं कह रहा हूँ, कौन कह रहा है, इसराइल के मुख्तलिफ अखबारात और जो पोल हुआ है यानी मुख्तलिफ लोगों से जो पूछा गया उनमें से ये बात सामने आई कि नेतन्याहू की मकबूलियत ज़ीरो हो चुकी है। दूसरे गज़ा में बात कर लेते हैं। बड़े अफसोसनाक खबर भी है कि इस वक्त तकरीबन 38,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी बच्चे यतीम हो चुके हैं। गज़ा की बात यानी वज़ारत सेहत के आला ओहदेदार ने बताया कि इन्होंने एनाडोलो एजेंसी से बात करते हुए कहा, इनका नाम है ज़ाहिर अलुहेदी। उन्होंने कहा इस जंग के नतीजे में कम अज़ कम 13,901 ख़वातीन बेवा हो चुकी हैं। उन्होंने वजाहत की कि तकरीबन 32,151 बच्चों ने अपने वालिदैन को खोया, 4,417 बच्चों ने अपनी माओं को खोया और 1,918 बच्चों ने दोनों वालिदैन को खोया। ये आदाद शुमार गज़ा की अवाम की तकलीफ़ का पता देते हैं, जिससे ज़ाहिर होता है कि हम सबको यतीम बच्चों और मुतासरीन ख़ानदानों की मदद कर रहे हैं और उनकी ज़िंदगियों की दोबारा तामीर नौ के लिए फौरी तौर पर काम करना हमें ज़रूरी है। सो ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने आपको कहा था कि भाई सब ज़्यादातर आपने क्या किया है, आपने मासूम लोगों को मारा है, मासूम बच्चों को मारा है। दूसरे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें कई अमूर पर गुफ्तगू की गई। खबर रसा इदारे के मुताबिक बुध की शब अमरीकी सदर और सऊदी वली अहद के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात, आलमी सियासी हालात, बिलखसूस मशरिक़ वस्ता के तबादला ख्याल हुआ। अहम मरकज़ मईशत, तिजारत, सरमायाकारी थी। रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी सदर को अपने मुआशी मनसूबे की तफसीलात से आगाह किया। दोनों दरमियान यानी 4 बरसों में अमरीका में अपनी तिजारत सरमायाकारी को कम अज़ कम 600 अरब डॉलर तक बढ़ाने का इरादा रखता है। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं तब खाने पे आऊँगा जब क्या होगा, जब इस वक्त जो है यानी जो मोहम्मद बिन सलमान है वो अगर मुझे खाने पे बुलाएंगे यानी मुझे दावत देंगे और पहला दौरा अगर मैं सऊदी का करूं, मोहम्मद बिन सलमान अगर चाहते हैं तो फिर ठीक है, 500 अरब डॉलर की जो है आपने सरमायाकारी करनी होगी, वरना मैं नहीं आऊँगा। पहले 450 की आपने की थी तो मैं आ गया था, 500 की आप करेंगे तो मैं आऊँगा, ये बात उन्होंने की है। तो अब देखना ये कि मोहम्मद बिन सलमान, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान मुझे लगता है कि उसके लिए 500 मिलियन डॉलर कुछ भी नहीं है। हमारे जैसे ममालिक के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन उनके लिए कुछ भी नहीं होता है। साबिक इसराइली आर्मी चीफ ने कहा कि इसराइली हुकूमत असीरान की रिहाई के लिए नेक नियति से काम नहीं कर रही है। इसराइल के साबिक फौजी सरबराह मूशे यालोन ने कहा कि इसराइल की मौजूदा हुकूमत गजा में जंग को तूल देने की कोशिश में मुल्क के मफाद के खिलाफ काम कर रही है। यालून ने इसराइल के आर्मी रेडियो के जरिए किए गए तबसरे में कहा कि यरगमालियों को आज़ाद कराने के लिए मुखलिसाना काम नहीं हो रहा है। उन्हें नवंबर 2023 में रिहा कर सकते थे, लेकिन जानबूझ के ये सब कुछ किया गया। अब मैंने ये बातें आपको आज से पहले कही हैं, कई महीने कई साल पहले की, इसराइल क्यों क्या चाहता था। बहरहाल दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।